बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 21 क्वांटम फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर के अंदर टॉपिक 21.1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझेंगे। बच्चों, 1864 के अंदर एक ब्रिटिश फिजिक्स ने एक थ्योरी पेश की जिसमें उसने कहा जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑसिलेट करते हैं वायर के अंदर तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया और फिर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है और ये दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे प्रोपोगेट करती हैं। इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। मतलब यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो बच्चों ये नीली कलर की जो लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया तो बच्चों ये फिर दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और इस तरह ये प्रोपोगेट आगे करती जाएंगी। मतलब इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी आगे बढ़ने के लिए। बस ये दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे की तरफ प्रोपोगेट करती जाएंगी और इन दोनों में जो एंगल होता है बच्चों वो होता है 90 डिग्री का और जो इनकी प्रोपोगेशन होती है वो भी इससे 90 डिग्री के डिफरेंस पर होती है। मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में 90 डिग्री का डिफरेंस होगा। एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। इन 1864 ब्रिटिश फिजिक्स जेम्स क्लार्क मैक्सवेल made an important discovery. He said that when electric charge accelerate, they produce electric and magnetic disturbance that can travel through space. These linked disturbance form electromagnetic waves. The electric field E and magnetic field B support each other. The wave move through space with the speed of light. मतलब ये जो waves हैं electromagnetic waves हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं और इसकी स्पीड होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो हम इसके वेक्टर प्रोडक्ट से निकालते हैं, मतलब ई क्रॉस बी से। द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ ए वेव इज गिवन बाय अ वेक्टर प्रोडक्ट ई क्रॉस बी। और यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट में हमने देखा था कि हम राइट हैंड रूल की मदद से वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहाँ पर हमने दो चीज़ें नहीं तीन चीज़ों के दरमियान में म्यूचुअली परपेंडिकुलर पढ़ा है। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान तो 90 डिग्री का एंगल होता है लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इन दोनों वेव से 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइट कमिंग फ्रॉम अ ग्लोइंग बल्ब फिलामेंट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस बल्ब के अंदर से बच्चों जो हमारे पास लाइट इमिट होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ज़्यादा वेव्स होती हैं, मतलब ये एक पूरी फैमिली है और हमने इन पूरी फैमिली को डिटेल से पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो रेडियो वेव्स हैं इनकी एनर्जी जो है सबसे कम होती है और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और इस पॉइंट को आपने याद रखना है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी और इसी तरह जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी जैसे गैमा रेज है हमारे पास, इनकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। मतलब एनर्जी और वेवलेंथ दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी रेडियो वेव से आप आगे आएंगे माइक्रोवेव पे, यहाँ पे एनर्जी बढ़ेगी और थोड़ी सी वेवलेंथ कम होगी, उसके बाद फिर इंफ्रारेड की एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी, वेवलेंथ और ज़्यादा कम हो जाएगी और गैमा रेज तक वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगी और एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इसी तरह बच्चों अगर हम इन तमाम वेव्स को देखें कि ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं, रेडियो वेव्स जो हैं और रेडियो के सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं रेडियो वेव्स की फॉर्म में। इसी तरह बच्चों जो माइक्रोवेव्स हैं ये हमारे पास ओवन के अंदर और हमारे पास कम्युनिकेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं। जो हमारे पास टीवी पे सारे चैनल लाइव चैनल्स आ रहे होते हैं उसके सारे सिग्नल्स जो हैं वो माइक्रोवेव्स की फॉर्म में होते हैं। इसी तरह बच्चों टीवी के रिमोट के आगे लाइट एमिट होती है वो हमारे पास इंफ्रारेड होती है। ये इंसानी आंख से हमें नज़र नहीं आती लेकिन हम कैमरे की मदद से उस लाइट को देख सकते हैं। इसी तरह विजिबल रीजन जो है ये हमें इंसानी आंख से नज़र आता है। ये कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स होते हैं। और इसी तरह बच्चों विजिबल रीजन के बाद है अल्ट्रावायलेट, ये हमें इंसानी आंख से नज़र नहीं आता है, इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती है। उस तरह एक्सरे का आपने देखा होगा बच्चों, हम बॉडी का जब एक्सरे करवाते हैं तो रेडिएशन जो हैं वो इतनी पावरफुल होती है हमारी बॉडी के अंदर से पास कर जाती हैं
और इसी तरह बच्चों गैमा रेज जो कि सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं और इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। ये रेड कलर की लाइन शो कर रही है कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर इनकी वेवलेंथ बहुत कम है और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है वेवलेंथ कम हो जाती है। एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म अ सीरीज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये। These waves differ in wavelength and frequency but all travel at the same speed। ये सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। इन तमाम वेव्स की रेडियो वेव्स हैं, गैमा रेज, अल्ट्रावायलेट, इन सब की स्पीड सेम होती है और सब के सब स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड से मूव करते हैं। The visible region rises between 750 नैनोमीटर एंड 390 नैनोमीटर। मतलब हमारे पास जो सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है जो हमें दिखाई देती है वो रेड कलर की होती है, उसकी वेवलेंथ होती है 750 नैनोमीटर। और जो सबसे छोटी वेवलेंथ हमें इंसानी आंख से दिखाई देती है विजिबल रीजन के अंदर, उसकी वेवलेंथ होती है 390 नैनोमीटर और वायलेट कलर की होती है। द रेड लाइट हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। मतलब इनकी एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली होती है। एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी लेकिन वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी। वाइल वायलेट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये विजिबल रीजन की सिर्फ बात की जा रही है यहाँ पर। These waves can travel through vacuum or through a medium carrying energy from one point to another। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये स्पेस में से भी ट्रैवल कर जाती हैं और किसी भी मीडियम में से इजीली ट्रैवल कर सकती हैं और ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। बच्चों इस थ्योरी से पहले हम ये समझते थे कि एनर्जी कहीं से भी अगर इमिट या एब्जॉर्ब हो रही है वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में हो रही है, मुसलसल हो रही है। लेकिन इस थ्योरी के बाद प्लांक्स ने हमें बताया कि जो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होती है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती हैं। और इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करो आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं और स्टेयर्स में बच्चों स्टेप जो हैं आप या तो एक स्टेप चढ़ सकते हैं या दो स्टेप चढ़ सकते हैं, तीन स्टेप चढ़ सकते हैं। लेकिन कभी भी मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप 2.5 स्टेप्स चढ़ें, क्योंकि स्टेप्स या तो एक होगा या दो होगा, वन पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर प्लांक्स ने हमें बताया था कि एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, क्वांटा होता है। या एक पैकेट निकला, दो पैकेट निकले, तीन पैकेट निकले, पॉइंट्स की फॉर्म में पैकेट्स नहीं निकलेंगे। एक डिस्क्रीट पैकेट अमाउंट है, एक पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पर इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। इन 1900 मैक्स प्लांक्स इंट्रोड्यूस अ न्यू आइडिया दैट चेंज द मॉडर्न फिजिक्स। He studies the energy emitted by atom and molecule and found that energy is emitted और एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल पैकेट कॉल्ड क्वांटा। मतलब जो भी एनर्जी फर्ज करें हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ने लोअर ऑर्बिट में जंप किया, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा तो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो क्वांटा की फॉर्म में करेगा। एक पैकेट हो सकता है, दो हो सकते हैं, 100 पैकेट्स हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा पैकेट्स की फॉर्म में, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब करेगा। मेन पॉइंट्स क्या थे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के? एटम एंड मॉलिक्यूल emit or absorb discrete amount of energy। This energy is given by E is equal to HF। मतलब एक एनर्जी का जो पैकेट है उसकी एनर्जी थी E is equal to HF। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ N जो है वो 1 2 3 4 so on हो सकते हैं। इसमें H जो है बच्चों ये हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है और F फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। Atom or molecule can jump from one energy state to another। These fixed level are called quantum states। मतलब हमारे पास ये जो ऑर्बिट्स जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। जैसे जैसे बच्चों ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं उन ऑर्बिट्स की एनर्जी भी बढ़ती जाती है। और फर्ज करें यहाँ दूसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ने जंप करना है पहले ऑर्बिट के अंदर, तो बच्चों ये जब भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। इसी तरह बच्चों जब ये लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा, फर्स्ट करो ये पहले ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जाना चाहता है, तो बच्चों ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब भी पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी को करेगा। द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन इमिटेड और एब्जॉर्ब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड क्वांटम। क्वांटा भी इसको हम कहते हैं और क्वांटम भी कहते हैं। फॉर लाइट वन क्वांटम एनर्जी इज आल्सो नोन एज फोटोन। फोटोन जो नाम रखा था बच्चों वो आइंस्टाइन ने रखा था बाद में। प्लांक्स ने इस एनर्जी के सबसे छोटे पैकेट का जो नाम रखा था
उसको उसने नाम दिया था क्वांटा का। आइंस्टाइन की थ्योरी आई तो उसने क्वांटा का नाम चेंज करके फोटॉन रख दिया। This theory explained phenomena classical physics failed to explain, like photoelectric effect and black body radiation। क्लासिकल फिजिक्स बच्चों वो फिजिक्स होती है जो हम न्यूटन्स लॉज के पुरानी फिजिक्स के नाम से जानते हैं, क्लासिकल फिजिक्स को। लेकिन हमारे पास जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें हम मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी इसी तरह आइंस्टाइन की थ्योरी को यूज करते हैं। इट बिकम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स। ये था बच्चों आज का लेक्चर। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।